अब ईरान के कराज में हवाई हमला, ये आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां बमबारी से कराज में पुल टूट चुका है। आपको बता दें, तेहरान से जोड़ने वाला ये पुल ध्वस्त किया गया है। ऐतिहासिक पुल है और अगर ईरान के इतिहास के साथ साथ उसकी इंजीनियरिंग की गौरव की बात करें तो ये महत्वपूर्ण पुल है। और अब इसी पुल को ध्वस्त करते हुए एक इंपॉर्टेंट रूट को न सिर्फ अलग कर दिया गया है, तेहरान से जुड़ने वाला ये पुल ध्वस्त हुआ है, बल्कि कराज के इस ब्रिज की लगातार आ रही तस्वीरों के साथ साथ ये एक और तस्वीर देखिए, अमेरिका और इजराइल ने कैसे ब्रिज पर बमबारी की, धमाका हुआ, जोरदार धमाका हुआ और ब्रिज को कैसे जबरदस्त नुकसान हुआ। पहाड़ी इलाका और इसी पहाड़ी इलाके में बना ये ब्रिज। कराज में ही हमले की एक और तस्वीर दिखाते हैं, जहां B1 पुल को ध्वस्त करने को लेकर यूएस इजराइल की तरफ से दावा किया गया और हमलों के बाद धुएं का ये गुबार था। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई। तेहरान को जोड़ने वाला ये इलाका B1 पुल किस तरीके से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं ईरान में यूएस की ऑपरेशन यूरेनियम को लेकर भी खबर है। यूरेनियम को जब्त करना मुश्किल और यूरेनियम जब्त करने में अब हफ्तों लगेंगे। ईरान के पास 450 किलो यूरेनियम मौजूद है। इस्फहान, नतांज और फोर्डो में एटमी साइट को लेकर भी बड़े अमेरिका दावे कर चुका है, जहां लगातार इन एटमी साइट्स को टारगेट करते हुए हमलों को अंजाम भी दिया गया। मेरे सहयोगी मनीष हमारे साथ है। मनीष, अगली इंफॉर्मेशन के बाद सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि कल ही हमने लाउड एंड क्लियर में ये दिखाया था किस तरीके से इस पूरे यूरेनियम एनरिचमेंट को जब्त करने की योजना को लेकर प्लान बनाया जा चुका है और ग्राउंड फोर्स उतरेगी, इन यूरेनियम साइट्स तक वो पहुंचेगी। लेकिन अब आज की बड़ी खबर है कि ईरान के पास यूरेनियम भंडार, यूएस नाकाम, क्योंकि यूरेनियम जब्त करने में कई हफ्ते लगेंगे, हाई रिस्क ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत होगी और 450 किलो यूरेनियम जब्त करना होगा। हालांकि रेडियो एक्टिव और केमिकल खतरे को लेकर भी इसमें आगाह किया गया। अंडरग्राउंड एटमी साइट में यूरेनियम, ईरान की यूरेनियम साइट इस्फहान, नतांज और फोर्दो है। हालांकि ऑपरेशन खतरनाक, क्योंकि अस्थायी रनवे बनाना पड़ेगा, कार्गो विमानों की जरूरत होगी, भारी उपकरण मटेरियल भी जब्त होंगे और खुदाई मशीनें साथ ही एयरलिफ्ट होंगी। गोलीबारी के बीच ऑपरेशन होगा और हजारों सैनिकों को भेजना भी होगा। अब यही ग्राउंड रियलिटी, मनीष, जिसका एक्सपर्ट भी जिक्र करते हैं कि ये एक ऐसी टेरेन है जहां पर आपको लो फ्लाई करते हुए और ग्राउंड पर रहते हुए ही ऑपरेशंस करने होंगे। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो लड़ाई चल रही थी उसमें इजराइल और अमेरिका के फाइटर जेट जाते थे और वो आसमान से लगातार बॉम्बिंग कर रहे थे। चूँकि ईरान के पास वैसे फाइटर जेट नहीं है या एयर डिफेंस नहीं है, तो 100% एयर सुपेरिटी अभी तक इजराइल और अमेरिका को थी। लेकिन जब आप ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जाते हैं, जिसमें आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप ग्राउंड पर अपनी सेना को भेजते हैं, तो ईरान एक बड़ा मुल्क है और उसके जो न्यूक्लियर सेंटर हैं उसके आसपास ईरान ने अपनी सेना को, अपने ग्राउंड ट्रूप्स को लगा रखे हैं। तो वैसी स्थिति में उनका आमने सामने का मुकाबला होगा। वहाँ पर हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने की आशंका बनी रहेगी। अमेरिकी ग्राउंड ट्रूप्स को हर पल हर तरह की चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और उसमें कैजुअलिटी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होती है। रूस यूक्रेन युद्ध आपको एक दिख रहा है कि रूस की सेना में भी काफ़ी संख्या में लोग मारे गए, क्योंकि वहाँ सीधे 1-to-1 कॉन्टैक्ट होता है। तो दुनिया की किसी भी सेना का किसी के साथ भी अगर कॉन्टैक्ट हो तो वैसी स्थिति में कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये बात अमेरिका भी जानता है। जब वो इराक के ऑपरेशन में था या अफगानिस्तान के ऑपरेशन में था, जब वहाँ तालिबान से उनको लड़ना पड़ता था, तालिबान और इराक की तुलना में ईरानियन फोर्स ज़्यादा प्रोफेशनल फोर्स है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर कैजुअलिटी 2 गुना 3 गुना ज़्यादा होगी। अभी तक लोग कहानियों में सुनाते हैं कि वियतनाम में अमेरिकी सैनिकों के साथ क्या हुआ। मुझे लगता है कि ईरान एक नया इतिहास रच सकता है ग्राउंड ऑपरेशन के मामले में, और फिर शायद उसके बाद अमेरिकी सेना शायद ही कभी दुनिया के किसी कोने में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सोचेगी। और ईरान की वो ड्रोन पावर, मुश्किल टेरेन के जरिए वो आसानी से निगरानी कर सकता है और लो फ्लाइंग अगर हेलीकॉप्टर्स हैं या ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है तो जाहिर सी बात है ड्रोन्स के जरिए अटैक करना तो बहुत ही आसान होगा। लेकिन इस बीच लगातार हो रहे भीषण हमलों से तस्वीरें अब लेबनान से भी सामने आई हैं, जहां आईडीएफ भी पिछले कई हफ्तों से लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा है। अब ये एक और तस्वीर है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर डायरेक्ट अटैक की, वो तस्वीर जिसमें कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया और दावा यह कि एक बार फिर हिजबुल्लाह के ठिकाने को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। अब तेहरान, इजराइल की एयर स्ट्राइक, आईआरजीसी के बेस पर हमला, आईआरजीसी के वेपन डिपो को टारगेट किया गया। दक्षिण लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमले को अंजाम दिया गया।
इस हमले में हिजबुल्लाह के 15 लड़ाकों की मौत का दावा किया गया। तो लगातार हिजबुल्लाह के गढ़ में कैसे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। आईडीएफ की तरफ से चलाया जा रहा है स्पेशल ऑपरेशन, जहां एक एक हिजबुल्लाह के ठिकाने की मैपिंग की जा चुकी है और इमारतों को कैसे पिनपॉइंट अटैक करते हुए उड़ा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। आईडीएफ की तरफ से ये तस्वीरें जारी कर बड़े दावे किए गए कि हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को एक बार फिर मार गिराया गया। अब आज की एक बड़ी खबर है F-35 को लेकर। IRGC ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 को मार गिराने का यह दावा है। मध्य ईरान में F-35 मार गिराया गया और ईरानी डिफेंस सिस्टम ने F-35 को मार गिराया। यूएस एयर पावर को झटका। हालांकि ईरान में F-35 ढेर, ये जो दावा IRGC की तरफ से किया गया है, मनीष इसी को लेकर सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि अब यूएस लड़ाकू विमान F-35 को मार गिराने का दावा किया गया है। एरोस्पेस फोर्स ने ढेर किया F-35 और मध्य ईरान में टारगेट किया गया। विमान क्रैश होने के बाद भीषण धमाका हुआ। हमले में पायलट के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। अब इसकी नेवी क्षमता हो या एयर सुप्रीमेसी, जितने मर्जी दावे किए जा चुके हो मनीष, लेकिन ईरान भी इन हमलों से ये साफ कर चुका है कि वो F-35 तक को ढेर कर चुका है। चाहे हम समुद्र में हो रही तैयारी के बीच की जा चुकी मैपिंग और किस तरीके से अब्राहम लिंकन को टारगेट किया गया, और अब यहां भी देखें F-35 तक को ढेर करने का दावा कर रहा है। यानी यूएस की एयर पावर भी उसकी पूरी तरीके से रेंज में। बिल्कुल, देखिए यही तो जंग है कि इसमें सभी पक्षों को नुकसान उठाना पड़ता है। और फिर आप देखिए कि जिस तरीके से IRGC ने अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब मैं कहूँ तो दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को 1000 किलोमीटर पीछे धकेल दिया, उसको उतना नुकसान पहुंचा और सीधे पिछले 1 महीने से युद्ध में कोई एयरक्राफ्ट कैरियर काम नहीं कर रहा था। वही उसी ने बताया कि IRGC प्रोफेशनली कितनी इक्विप्ड है। और ऐसी स्थिति में IRGC की तरफ से जो ये दावा किया गया है कि F-35 को हमने मार गिराया, हालांकि अभी सेंट्रल कमांड की तरफ से या पेंटागन की तरफ से आधिकारिक सूचना आना बाकी है कि क्या वाकई में F-35 मार गिराया गया। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सोचिए, अमेरिका बहुत गर्व से कहता था कि इस वक्त दुनिया की सबसे शक्तिशाली फोर्स, सबसे शक्तिशाली और बेहतरीन फाइटर जेट F-35 है। बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो दबाव भारत पर डाल रहे थे कि आप F-35 खरीदो, F-35 खरीदो। और IRGC ने जो आज दावा किया है, उसके बाद तो दुनिया का हर मुल्क सोचेगा कि F-35 को रखना भी है या नहीं है। लेकिन हाँ, इसके बाद भी देखिए, जंग में फाइटर जेट के गिराया जाना कोई नई बात नहीं है। ये होता है। और जब आप लड़ने जाते हैं, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी रहता है कि ईरानियन के पास एयर डिफेंस नहीं है या फिर उनके पास फाइटर जेट नहीं है। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार गच्चा दे जाती है चीज़ें, और उसका हो सकता है कि परिणाम हो कि जिस तरह कहा जा रहा है कि सेंट्रल ईरान में ये हुआ है और F-35 यहाँ पर नष्ट हो गया और उसके पायलट भी मारे गए। लेकिन खास करके इस खबर को लेकर मैं अभी आधिकारिक इंफॉर्मेशन का इंतजार करूंगा कि पेंटागन या सेंट्रल कमांड भी क्या इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। इससे पहले जब कुवैत में 3 F-15 गिराए गए थे, तो उस वक्त उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसे एक्सेप्ट भी किया था। राइट।